हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, इसे हम समझने के लिए हमें किसी भी एक्सप्लेनेशन, किसी डेफिनेशन की हमें ज़रूरत नहीं। इसे हम अपनी डेली लाइफ के छोटे-छोटे एग्जांपल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल पे जाएंगे सबसे पहले। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्रॉली है जो बिल्कुल खाली है। हमने इस पे एफ फोर्स अप्लाई किया और ट्रॉली मूव करने लगी। क्लियर? उसी ट्रॉली को हमने क्या किया, उस पे ढेर सारे सामान रख दिए। अब इस ट्रॉली को मूव कराने के लिए हमने सेम फोर्स एफ फोर्स अप्लाई किया। तो हम यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये ट्रॉली इजीली मूव नहीं हो पा रही। तो हमने क्या किया, उसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, फिर ये ट्रॉली मूव करने लगी। तो इस एग्जांपल से ये बात तो क्लियर हो गई कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो उसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है उसे मूव कराने में। और यही हमारी फर्स्ट पॉइंट है, मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये बात क्लियर आ गई, क्लियर हो गई ये बात। यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो उसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी होगी उसे मूव करने के लिए। ओके, अब हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे जो हमारी वेलोसिटी की बात करता है। इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उस पे उसे हमने फोर्स उसमें हमने एफ फोर्स लगा के उसे हमने मूव कराया। ओके, सेम ऑब्जेक्ट पे सेम मास पे हमने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया तो उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो बढ़ गई। पहले इसकी स्पीड जस्ट सपोज यू थी, तो अब उसकी स्पीड क्या हो गई, वी हो गई। मीन्स हमने ज़्यादा फोर्स लगाया तो स्पीड ज़्यादा हो गई, वो और तेज मूव करने लगी। मास यहाँ सेम है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फोर्स अगर ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा हो रही है, मीन्स वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये दोनों पॉइंट, इस दोनों एग्जांपल से ये दोनों पॉइंट तो क्लियर हो गई। अगर मास ज़्यादा है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उसमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ती है उसे मूव करने में। अगर फोर्स हमने ज़्यादा अप्लाई किया, मास सेम है दो ऑब्जेक्ट की, अगर हमने फोर्स ज़्यादा अप्लाई किया तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब इसी स्टेटमेंट को हम आगे लेकर जाएंगे, इसी स्टेटमेंट को हम कंबाइन करेंगे, इसके बीच रिलेशन निकालेंगे तो हमारे पास एक न्यू टर्म आती है, डेट इज मोमेंटम। मोमेंटम क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में मोमेंटम होती है, क्योंकि मोमेंटम क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट होती है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, मोमेंटम की वैल्यू आती है। मोमेंटम को हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें वेलोसिटी मेंशन है, वेलोसिटी वेक्टर है। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है केजी मीटर पर सेकेंड। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाएंगे मोमेंटम के। ओके, मोमेंटम किस चीज पे डिपेंड करती है, मास और वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों की स्पीड सेम है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे व्हीकल है, दोनों की स्पीड, टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग विथ वेलोसिटी v, ये दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रही है v वेलोसिटी से। मींस वेलोसिटी इन दोनों की सेम है बट मास ज्यादा, मास डिफरेंट है। साइकिल और कार के बीच मास डिफरेंस है। साइकिल का जो मास है वो कम होता है, कार का ज्यादा। तो यहाँ पे मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स मोमेंटम कार का ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ मोमेंटम डिपेंड करती है मास और वेलोसिटी दोनों पे। वेलोसिटी सेम है बट मास तो डिफरेंट है, मास तो कार का ज्यादा है, इसीलिए मोमेंटम ऑफ कार ज्यादा होगी। ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, डेट इज चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, डेट इज यहाँ पे कार है जिसका कि मास m0 है और v0 वेलोसिटी से मूव कर रही है। आफ्टर टी टाइम, कुछ समय के बाद इस कार की जो जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पे स्पीड क्या हो गई, v1 हो गई, और मास हमने क्या लिया, m1। अब हम यहाँ पे देखेंगे मोमेंटम क्या होती है, मोमेंटम होती है m1। मोमेंटम ऑफ इसकी मोमेंटम क्या होगी, m1 v1। और फर्स्ट टाइम इसकी फर्स्ट वाले में इसकी मोमेंटम क्या होगी, m0 v0। अब हमें जानना है कि चेंज इन मोमेंटम क्या है। चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हमें इसके दोनों के डिफरेंस को फाइंड आउट करना होगा। फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ मोमेंटम विथ चेंज ऑफ टाइम। हमें टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम को फाइंड आउट करना होगा। तो हमने क्या लिया, फोर्स इज इक्वल्स टू m1 v1 माइनस m0 v0, ये चेंज इन मोमेंटम है, अपॉन टाइम इंटरवल, इन दोनों के टाइम के डिफरेंस को हमने लिया। क्योंकि मास ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है यहाँ पे, क्योंकि कार सेम है तो मास सेम है, तो हमने क्या किया, मास को कॉमन ले लिया। अब मास को कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू रही, v1 माइनस v0 अपॉन t1 माइनस t0। और ये जो वैल्यू है ये होती है चेंज इन वेलोसिटी, जिसे कि हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो हम यहाँ से ये क्लियर तो हो रही है। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन के चेंज इन एक्सेलरेशन की जगह e लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की सेकंड लॉ यही कहती है, इसी रिलेशन को हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
अब हम न्यूटन के सेकंड लॉ को हमने समझ लिया। अब इसे हम क्या, इसके डेफिनेशन पे जाएंगे। इसे हम कहेंगे फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। और हम इसे न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसे लिखेंगे, फोर्स इक्वल्स टू एम इनटू एक्सीलरेशन। ये क्लियर हो गई न्यूटन की सेकंड लॉ क्या है, तो होती है। हमने चेंज इन मोमेंटम से डिराइव किया न्यूटन की सेकंड लॉ को। ओके, न्यूटन के सेकंड लॉ को समझने के लिए हमें किसी अदर एग्जांपल की अब जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने इसे चेंज इन मोमेंटम से यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, मोमेंटम क्या है, चेंज इन मोमेंटम क्या, और इन दोनों से हमें समझ आई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब ये वीडियो यहाँ पे एंड हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन के थर्ड लॉ को डिस्कस करेंगे। ओके, बाय एवरीबॉडी।